आज के मुख्य समाचार। बिंदल का कांग्रेस पर हमला। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटा। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ा। विमल नेगी प्रकरण में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग। 10 गारंटियां पूरी नहीं हुई, संदीपनी भारद्वाज। गेटी थिएटर में सजी ट्राइब्स इंडिया प्रदर्शनी। भाजपा को दूसरों पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार नहीं, हरिकृष्ण हेमराल। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की बदली हुई नीति उसके अवसरवादी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी ने वर्षों तक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का विरोध किया, वही आज राजनीतिक लाभ लेने के लिए मंदिरों में जाकर अपनी आस्था प्रदर्शित करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर बिंदल ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उस पर यह कहावत पूरी तरह लागू होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। उनका कहना था कि कांग्रेस ने दशकों तक टूटीकरण की राजनीति की और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मुद्दे पर लगातार विरोध का रुख अपनाया। वहीं अब पार्टी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा दिखाने का प्रयास कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में श्री राम जन्मभूमि विवाद के समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए और न्यायालय में भी मंदिर निर्माण और रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान पर ताली और बाद में टेंट तक सीमित रखा गया। उनके अनुसार कांग्रेस के उस समय की नीतियां और आज का रवैया एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि आज जब राम मंदिर अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है, तब कांग्रेस नेताओं का वहां या अन्य राम मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना वास्तविक आस्था नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक माहौल के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना रुख बदल रही है। ये कहावत जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो पार्टी जिसने लगातार तुष्टीकरण के आधार पर हिंदुओं को 3rd ग्रेड सिटीजन बना करके रखा, वो पार्टी जिसने श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का लगातार विरोध किया, वो पार्टी जिसने सर्वोच्च न्यायालय में करोड़ों करोड़ों रुपए के वकील करके और राम जन्म स्थान पर मंदिर बनने को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और भगवान राम वहां नहीं हुए हैं, इसको स्थापित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सब तरह की ताकत को लगाया, हथकंडे अपनाए। कांग्रेस पार्टी जिसने 70 साल तक भगवान राम को ताले में रखा और उसके बाद दशकों तक टेंट में रखा, आज उनको एकदम से भगवान राम के प्रति प्रेम पैदा हो गया। हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी जब चुनाव जीते तो उन्होंने घोषणा की दिल्ली में कांग्रेस की नेशनल एग्जीक्यूटिव में कि हिमाचल प्रदेश जहां 97% हिंदू आबादी है, वहां हिंदू विचारधारा को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आई।
लगातार राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले लोग आज राम मंदिर में जा रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया मानसिकता कोई नहीं हो सकती। केवल और केवल राजनीति करने के लिए और आज मंदिर के दर्शनों के लिए निकले हैं। आज से पहले केवल तुष्टीकरण, चाहे वो देश का विभाजन कांग्रेस के द्वारा कराया गया हो, चाहे वो और तरह तरह के कानून बना करके तुष्टीकरण करते हुए वोटों की लंबी चौड़ी राजनीति की हो, और भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का हर तरह से विरोध किया हो, आज वो इस तरह की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं जो निंदनीय है और उनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने दोहराया कि आगामी एक माह के भीतर प्रदेश भर में 8 से 10,000 भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। संदीपनी भारद्वाज ने इस दावे को पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत और राजनीतिक हताशा से प्रेरित बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा के संगठन की चिंता करने के बजाय पहले अपने ही बिखरते संगठन और असंतुष्ट नेताओं को संभालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह दावा न केवल वास्तविकता से परे है, बल्कि प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का एक असफल राजनीतिक प्रयास भी है। कांग्रेस सरकार अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जनता से किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। इसलिए अब वह ऐसे काल्पनिक दावे कर राजनीतिक चर्चा का विषय बनने की कोशिश कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि जिस राजनीतिक दल के भीतर आज सरकार और संगठन के बीच समन्वय पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जहां विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार सार्वजनिक मंचों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रही है, उस दल द्वारा भाजपा जैसे मजबूत और अनुशासित संगठन को कमजोर करने की बातें केवल एक मजाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अब किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश के लगभग हर जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रही है तथा कई नेता अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यदि वास्तव में संगठन विस्तार करना है तो सबसे पहले उसे अपने असंतुष्ट नेताओं को साथ लेकर चलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भाजपा का संगठन किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि कार्यकर्ता आधारित व्यवस्था और मजबूत वैचारिक आधार पर खड़ा है। यही कारण है कि भाजपा हर परिस्थिति में संगठित और मजबूत बनी रहती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता आज कांग्रेस सरकार से सबसे बड़ा सवाल उसके चुनावी वादों को लेकर पूछ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे कि 10 प्रमुख गारंटियों के आधार पर जनता से वोट मांगे थे, लेकिन सरकार बनने के बाद अधिकांश गारंटियां आज भी अधूरी पड़ी है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा पूरा नहीं हुआ। युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा सीमित होकर रह गया। कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं हुआ तथा किसानों और बागवानों से किए गए अनेक वादे आज भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय भाजपा पर निराधार आरोप लगाकर उसे झूठे सदस्यता अभियान के दावे कर अपनी राजनीतिक विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। जनता अब कांग्रेस की कथनी और करनी के बीच का अंतर भली भांति समझ चुकी है। नमस्कार। आज विनोद जिंटा जी का बयान देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 8,000 से 10,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित हुए। जिंटा जी पहले तो मुझे बताएं कि 8,000 और 10,000 में कितनी सिफरें होती हैं, ये बात आप पहले स्पष्ट कर रहे हैं, शायद आपको नहीं जानकारी होगी और अगर जानकारी है तो उसकी सूची जाहिर करें। जहाँ तक बात हिमाचल प्रदेश की है, आप ये बात समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत क्या है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने में कई वर्ष लग गए और उसके बाद भी इनकी लड़ाई और खींचातान से जब अध्यक्ष बने तो प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी करते भी बहुत बड़ा विलंब हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने की बात कर रहे हैं, वो पार्टी के लोग जो संस्कारी हैं, देशभक्त हैं और वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, वो कांग्रेस में जो कई तरफ टूटी फूटी है, जाने का कोई विषय नहीं बनता। और अगर इनके ध्यान में है तो आप उन सब कार्यकर्ताओं की सूची सार्वजनिक करें। हिमाचल प्रदेश में क्या हालत है, 10 गारंटियाँ अभी तक पूरी नहीं हुई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। और आजकल तो एक नई टेक्नोलॉजी का रोजगार उन्हें दिया कि सुबह इंटरव्यू लो, दिन में चिट्ठी पकड़ो, शाम को 1500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से जो है HRTC में भर्ती करो, जो कार्य भी पूरा नहीं हो पाया। ये सरकार अब जाने वाली सरकार है, 1 वर्ष बाकी रह गया है। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल की जो जनता है वो इनसे ऊब चुकी है। पंचायती राज में उन्होंने अपना इसका परिणाम उनको दे दिया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने वाली है और कांग्रेस जाने वाली है। और मैं जिंटा जी से फिर से बोलता हूं कि अगर उनके पास सूची है वो सूची जारी करें और नहीं तो पब्लिक में माफ़ी मांगे। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने जहां भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन पर इसका असर भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला जिलों के लिए कई क्षेत्रों के लिए वीरवार और शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर अल्प समय में भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है, जिससे भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क अवरुद्ध होने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसून की सक्रियता आगामी 2 दिनों तक बनी रह सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं की सक्रियता के कारण प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की ताज़ा जानकारी पर लगातार नजर रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने की सलाह दी है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है। कई स्थानों पर पहाड़ों की मिट्टी पूरी तरह ढीली हो चुकी है, जिससे हल्की बारिश में बड़े भूस्खलन का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में सड़कों के किनारे खड़े रहना या पहाड़ी ढलानों के नीचे रुकना जोखिम भरा साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से नदी नालों, खड्डों, झरनों और जलधाराओं के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। लगातार बारिश के दौरान इनका जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बीते वर्षों में प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इस बार भी प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। बारिश का सबसे अधिक असर सड़क यातायात पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई संपर्क मार्गों पर भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। मंडी प्राशर मार्ग पर चलती बस पर पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस घटना में बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसने पर्वतीय मार्गों पर यात्रा के दौरान बढ़ती जाने वाली सावधानी की आवश्यकता को फिर से उजागर कर दिया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पुलियों और खड्डों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। कुछ गांवों का संपर्क भी अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार सड़कें बहाल करने में जुटी हुई है और जहां-जहां मलबा गिर रहा है, वहां मशीनों की सहायता से उसे हटाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख संपर्क मार्गों पर भी प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। संवेदनशील स्थानों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर यातायात को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो पहले मौसम विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से सड़कों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि रात के समय पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने से
बचे, क्योंकि अंधेरा और बारिश मिलकर दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। मानसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। नदी किनारे पिकनिक मनाने, झरनों के समीप फोटो खिंचवाने या तेज बहाव वाले नालों को पार करने से बचने की सलाह भी दी गई है। रोहतांग, कुल्लू, मनाली, चंबा, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला और सिरमौर सहित कई पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आवश्यकता पड़ने पर पर्यटकों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। लगातार वर्षा को देखते हुए कृषि और बागवानी विभाग ने किसानों तथा बागवानों को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने कार्य करने की योजना बनाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक नमी के कारण फसलों में फफूंदी जनित रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों को कृषि विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। मौसम विभाग केंद्र ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस या आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश के चर्चित चीफ इंजीनियर स्वर्गीय विमल नेगी प्रकरण को लेकर आयोजित एक प्रेस वार्ता में आज मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग उठाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में नाम सामने आने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही पेखूवाला सोलर प्लांट परियोजना से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों के आरोपों की भी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वक्ता ने कहा कि स्वर्गीय विमल नेगी के परिवार और प्रदेश की जनता आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मामले में जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में कुछ अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित लोगों के खिलाफ अब तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमुख आरोपी बताए जा रहे अधिकारियों में से कुछ अब भी प्रशासनिक पदों पर है या अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा रहे हैं। वक्ता ने आरोप लगाया कि मामले में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की संदिग्धता सामने आती है तो उसके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ता ने पेखूवाला सोलर प्लांट परियोजना से जुड़े कथित वित्तीय लेन देन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस परियोजना का ना तो विधिवत टेंडर हुआ था और न ही उसका औपचारिक आवंटन किया गया था, उससे संबंधित लगभग 11 करोड़ 6 लाख रुपए के वित्तीय लेन देन और अग्रिम जानकारी गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परियोजना से जुड़े निर्णय किन परिस्थितियों में लिए गए और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया। वक्ता ने कहा कि स्वर्गीय विमल नेगी की मृत्यु से जुड़े पोस्टमार्टम और अन्य चिकित्सकीय तथ्यों को लेकर भी कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जांच एजेंसियों इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट स्थिति सार्वजनिक करे ताकि किसी प्रकार की आशंका या भ्रम की स्थिति न रहे। साथियों, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी की जो हत्या इन पापियों ने की है वो बहुत ही दुखद है। हिमाचल प्रदेश की जनता और उनका समस्त परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देखिए, विमल नेगी जी की पत्नी किरण नेगी जी ने भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आंसू बहाए कि मेरे पति की हत्या की है और पत्नी को पति के बारे में बहुत ही छोटी छोटी सी बातें पति पत्नी से ही शेयर करता है। तो पत्नी ने सीधे आरोप लगाए और उनकी हत्या की गई है। और इन पापियों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा कुकर्म किया है, विमल नेगी जी की हत्या की है, और आप देखिए सीबीआई ने भी ये तय कर दिया है, साबित कर दिया गया है कि विमल नेगी जी की जो हत्या भ्रष्टाचार के कारण हुई है। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ, ये छोटे पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आप देखिए, पेखू वाला जो सोलर प्रोजेक्ट है उसमें हमने एचपीटीसीएल से भी आरटीआई जो है, पत्नी विमल नेगी जी की जो किरण नेगी जी है, उन्होंने आरटीआई ली है
सीबीआई की चार्जशीट में भी है कि 11 करोड़ 6 लाख रुपया पेखो वाला जो सोलर प्रोजेक्ट है उसमें जो है अभी टेंडर हुआ नहीं, प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट हुई नहीं, परंतु 11 करोड़ 6 लाख रुपया उसकी देनदारी एडवांस में हो गई। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। फिर आप देखिए सीबीआई ने यह भी तय किया कि प्रशासनिक दबाव के कारण वरिष्ठ अधिकारी विमल नेगी जी के ऊपर इतना दबाव डाला कि इन्होंने 12 करोड़ 60 लाख रुपया अनुचित देनदारी की है, यानी कि ठेकेदार की जो कंपनी है उसी फायदा देने के लिए इन्होंने 12 करोड़ 60 लाख रुपए चार्जशीट में सीबीआई की मेंशन है। फिर आप देखिए ये जो वरिष्ठ अधिकारी है अब डेपुटेशन पर दिल्ली जा रहे हैं। एक तो चला गया हरिकेश मीणा, वो डेपुटेशन पे दिल्ली चला गया, कोई बात नहीं, दिल्ली नजदीक है सीबीआई के, वहीं से पकड़ लेंगे दिल्ली से। और अब देखिए मुख्यमंत्री जी का जो पूर्व प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी विवेक भाटिया, उनका ही रिश्तेदार है जो देशराज है, हरिकेश मीणा देशराज मुख्य पापी हैं इस कुकर्म के। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि देवभूमि हिमाचल से आवाज, हम भोले भाले लोग हैं, दिल से बोलते हैं, और इन्होंने कुकर्म किया है। जो देशराज है वो विवेक भाटिया जी का रिश्तेदार है। और देखने वाली बात, आप मीडिया बंधु सभी जानते हैं कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी जो है सीनियर है देशराज से, देशराज की सीनियर है, परंतु तत्कालीन प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी टू सीएम विवेक भाटिया जी ने अपना रिश्तेदार एचपीसीएल में डायरेक्टर बनाए, देशराज को डायरेक्टर बनाया, और देशराज ने इस हद तक और मीना ने इस हद तक ह्यूमिलेट किया, प्रताड़ित किया विमल नेगी जी को। और उसके बाद देखिए आप इन लोगों ने ऐसा भ्रष्टाचार, पैसा ऐंठने के लिए, ये सीबीआई ने तय किया है कि भ्रष्टाचार के कारण ही हत्या या जो मृत्यु हुई है वो विमल नेगी जी की हुई है। ये लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी, इतने बड़े पदों पर वर्तमान सरकार ने बिठाए हुए, ये लोग जब इनके ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट तय कर दी है तो सरकार को चाहिए कि इन ऐसे भ्रष्टाचारियों को तुरंत ऐसे जिम्मेदार पदों से हटा देना चाहिए। हरिकेश मीणा तो डेपुटेशन पर चला गया, वो बहाना हो गया कि हटा दिया। अब विवेक भाटिया जी भी जाने को तैयार है। टूरिज्म में उनके द्वारा जो ठेके दिए गए, टेंडर दिए गए, वो उनके जो चेयरमैन है, जो वर्तमान एमएलए हैं, उनकी भी नहीं सुनते हैं, वो अपने ही हिसाब से कंपनियों को ठेका देते हैं। अब एमएलए सरकार के चेयरमैन है और वो जो चेयरमैन साहब है उनकी भी नहीं सुनते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देशराज के पीछे हाथ किसका था? देशराज ने किसकी शया पर विमल नेगी जी को ह्यूमिलेट किया, प्रताड़ित किया, क्योंकि उसका रिश्तेदार आका था और आका के कई आका है, सीबीआई सामने लाएगी इस भ्रष्टाचार। तो मैं इसलिए आपके समक्ष आया कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार प्रदेश में फैलाया है, सरकार को चाहिए कि इन्हें जल्दी से जल्दी जिम्मेदार पद से इन्हें हटा दे। अब देशराज को उधर बनाया है 600 करोड़ का ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट किन्नौर में, और उसमें वो असिस्ट करेंगे चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। ऐसे भ्रष्टाचारियों को वर्तमान सरकार ने बिठा के रखा है।
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में इन दिनों देश भर की जनजातीय संस्कृति, कला और हस्तशिल्प को एक मंच प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न राज्यों और जनजातीय समुदाय द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प आभूषण तथा बांस एवं लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुएं और अन्य पारंपरिक उत्पाद लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। यहाँ प्रदर्शित प्रत्येक कलाकृति देश की समृद्ध जनजातीय विरासत, पारंपरिक जीवन शैली और स्थानीय कारीगरों की अद्भुत शिल्पकला की झलक प्रस्तुत कर रही है। मैम, मेरा नाम सावित्री नेगी है। मैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया की इंचार्ज हूँ यहाँ शिमला में। तो हमारी जो भी ट्राइबल एग्जीबिशन लगी है, इसमें जो भी हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा ये ट्राइबल द्वारा बनाया गया है और डायरेक्टली जो है ट्राइब्स ऑफ इंडिया है ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसमें हमारे पास जैसे आज मैम आपने हमें बताया पहले कि आपका हमारे पास पेंटिंग रहेगी। पेंटिंग भी हमारे पास एक तरह की नहीं है, अलग अलग तरह की पेंटिंग है। लाइक हमारे पास सौरा आर्ट है। सौरा आर्ट जो हमारे पास रहती है मोस्टली वो उड़ीसा से रहती है। वो सिल्क पे बनी होती है। वो सारा जो भी उसमें आपका कलर यूज होता है, एक्रेलिक कलर यूज होता है और एकदम से अट्रैक्टिव जो पेंटिंग होती है हमारे पास। सेकेंडरी हमारे पास मेटल क्राफ्ट है। मेटल क्राफ्ट में हमारे पास भी अलग अलग तरह के जो ब्रास से बने हुए स्टैचूज होते हैं वो भी आपका हमारे पास छत्तीसगढ़ उड़ीसा से रहते हैं। एंड बैम्बूज के भी हमारे पास, जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि लाइक आपका विंड फ्लूट मेरे पास है। तो विंड फ्लूट मोस्टली क्या होता था कि विलेजेस में लोग जैसे गवाले होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है, तो लोग एक यूटिलाइज करते थे उस चीज़ को कि अपने पशुओं को कलेक्ट करने के लिए या इस तरीके से यूज होता था। बट धीरे धीरे क्या हो गया कि एक डेकोरेटिव पीस के तौर पर भी हम उसको रख सकते हैं। लाइक उसमें क्या कर दिया है, नॉर्मल बैम्बू का बना होता था पहले, अब क्या कर दिया कि उसमें कार्विंग करके एंड उसके बाद आपका जो वुडन उसका कलर्स होता है उसको ऐड करके उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दिया है। और आपका अब ऑल ओवर इंडिया में हमारे को अलग अलग आउटलेट्स में सेल आउट होती है और मोस्टली बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। और हर पर्सन का ये रहता है कि कोई भी स्टेट में जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसी चीज़ हमने कहीं नहीं देखी है। फर्स्ट टाइम हमने देखी और हमें बहुत ही अच्छी लगी है। तो हम चाहेंगे कि हम इसको बिल्कुल ज़रूर ले जाएं। तो मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो फास्ट मूविंग ही हमारे पास प्रोडक्ट रहते हैं और ट्राइबल मेड है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया मोस्टली ट्राइबलों की वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग विजिट करें। यहाँ पे गेटी में जो है ललित कला अकेडमी आर्ट गैलरी है, वहाँ पे आप विजिट करें। हमारे पास पेंटिंग्स भी रहेगी, आपका मेटल क्राफ्ट भी हमारे पास है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप विजिट करें और प्लीज आपका ट्राइबल लोगों की हेल्प करें। एनजीओ नहीं है, ये एक मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंडर आता है। मैम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर आता है। तो ये मोस्टली जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया है ये ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो ट्राइबल लोगों को जाता है। लाइक ऐसे होता है कि हम लोग कहीं से सामान उठा रहे, बीच में कोई खाने वाले भी होते, बिचौलिए भी होते, बट यहाँ से उस चीज को कट ऑफ करके डायरेक्टली हम लोग क्या करें, जो विलेजेस में क्या देखा है आपने कि हर एक विलेजेस में कोई ना कोई खूबी होती है हर एक पर्सन के पास, पर वो चीज बाहर देखेंगे हम शहरों में, या वो चीज ओरिजिनल चीज हम एकदम से पुटअप नहीं कर पाते हैं, लेके नहीं आ सकते हैं। बट ट्राइब्स ऑफ इंडिया का जो एक सबसे बड़ा इसमें योगदान है, तो मैं खुद के लिए भी थैंकफुली रहूंगी हमेशा ही। एंड आपका ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है इस तरह से आपका आदिवासी लोगों की हेल्प कर रही है। तो आगे भी हम लोग सबसे, मैंने जैसे पहले भी बताया कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आएं और ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाएं। और मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारे पास जो विंड फ्लूट है वो बैम्बू की बनी है और उसमें कार्विंग हुई है कम्प्लीटली एंड उसके बाद वुडन कलर हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एज ए विंड फ्लूट को आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। और आपका ये कि डेकोरेशन के लिए भी आप इसको, सजावट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो मोस्टली अगर मैं देखूं यहाँ पे जब एग्जीबिशन लगी है आर्ट गैलरी में, तो सुबह से शाम तक कोई, मतलब आजकल फुटफॉल भी कम है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे कम से कम 10 से 15 लोग तो डेली रूटीन में मेरी विंड फ्लूट देखने के लिए जरूर लोग आते हैं। और बिल्कुल बदलों को बनाने के काम भी आएगा, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा शिमला में तो हमारे मंकीज मोस्टली बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसके लिए भी यूटिलाइज आप इसको कर सकते हैं। एंड आपका सेकेंडरी जैसे बोला कि लाइक जैसे हम योगा और ये सारी थेरेपी हम लोग करते हैं, तो एक साइलेंट स्पेस में आप खड़े होकर इसको रोटेट करते रहोगे तो इसकी वॉइस
एकदम से सुनोगे तो एक योगा का भी ये काम करती है, और उस चीज के लिए भी यूजफुल है बनी। और मैं बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, और बिल्कुल मतलब कोई भी पर्सन घूमने आता है कहीं और जाता है तो उनको ये लगता है कि कोई मैं डिफरेंट सी चीज लेके वापस जाऊं, तो उनको डिफरेंट सी चीज जो है हमारे यहाँ पे आर्ट गैलरी में बिल्कुल मिल रही है और कस्टमर खुश होकर यहाँ से जाता है। जैसे मैंने फास्ट में आपको बोला था मैम, लाइक दिस टाइम ये आपका सौरा आर्ट है फ्रॉम उड़ीसा। इसमें सारा जो है ये हैंड वर्क होता है, कोई भी कॉपी नहीं की है। कंप्लीटली जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, कंप्लीटली उनकी मेहनत है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो है स्पेशली ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो बेनिफिट डायरेक्टली ट्राइबल लोगों को जा रहा है ना। तो ये सौरा आर्ट है फ्रॉम उड़ीसा। एंड दिस वन ये सेकेंडरी हमारा गोंद आर्ट है। गोंद आर्ट है हमारा एमपी मध्य प्रदेश से। इसमें मैम मोस्टली क्या होता है कि ब्राइटर कलर एंड नेचर से रिलेटेड, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो भी ये सारी चीजें नेचर से रिलेटेड है तो पॉजिटिविटी तो बिल्कुल लाएगी। अगर कोई भी इसको खरीदता है तो बिल्कुल उनके घर पे पॉजिटिविटी भी आएगी, और एक तरह से जो है ऐसा लगेगा उनको कि हम नेचर के बीच में ही बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार सक्रिय मानसून विनाशकारी रूप लेने लगा है। कुल्लू जिले की गड़सा घाटी में बादल फटने की घटना ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है। शीलागढ़ क्षेत्र में बादल फटने के बाद पंचा नाला और पुलिया नाला अचानक उफान पर आ गए, जिससे कुछ ही मिनटों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा, विशाल चट्टानें, पेड़ और तेज रफ्तार पानी नीचे की ओर बहने लगा। देखते ही देखते खेत, बागान, सड़कें, पुल, वाहन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां इसकी चपेट में आने लगी। पूरी गड़सा घाटी में डर और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर भी दिखाई दे, जबकि कई गांवों में लोगों ने ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ली। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर तक मौसम सामान्य था, लेकिन अचानक काले बादल छा गए और तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर बाद शीलागढ़ क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पंचा नाला और पुलिया नाला का जलस्तर देखते ही देखते कई गुना बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ही मिनटों में शांत बहने वाले नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया और उससे पत्थर, लकड़ियां तथा भारी मात्रा में मलबा बहता दिखाई देने लगा। कई लोगों ने अपने जीवन में पहली बार इतनी भयानक स्थिति देखी। बाढ़ के तेज बहाव ने गड़सा घाटी के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों के खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। बागवानों के सेब, पलम, नाशपाती तथा अन्य फलदार पौधों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में 2 से 3 फीट तक मलबा जमा हो गया है, जिससे खेती योग्य भूमि लंबे समय तक उपयोग के लिए योग्य नहीं रह पाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई और अब दोबारा खेती शुरू करना आसान नहीं होगा। बाढ़ के साथ आए मलबे ने कई वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी बह गई या मलबे में दब गई है। कई ग्रामीण संपर्क मार्गों पर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। कई स्थानों पर सड़क का हिस्सा भी बह गया, जिससे गाँव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा असर रहोगी गाँव को जोड़ने वाला पुल पर पड़ा। बाढ़ के तेज बहाव ने पुल की संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके कारण लगभग 10 घरों का बाहरी दुनिया से संपर्क भी पूरी तरह कट चुका है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थानीय लोगों के सामने आवागमन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। बच्चों को स्कूल जाना, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द वैकल्पिक पुल या अस्थायी व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। गड़सा घाटी के ऊपरी क्षेत्रों के साथ साथ तीर्थन घाटी में भी दोपहर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश के कारण छोटी नदियों और नाले उफान पर है। पहाड़ी ढलानों से कई स्थानों पर मलबा और चट्टानें गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है। इससे भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि यदि वर्षा का यही क्रम जारी रहा तो आने वाले घंटों में और भी स्थानों पर फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की घटनाएं हो सकती है। इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहती है। घटना के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। तहसीलदार धुंतर नितेश ठाकुर ने बताया कि गड़सा नाला में अचानक आई बाढ़ की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना कर दी गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार शीलागढ़ क्षेत्र में बादल फटने के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, जल शक्ति विभाग और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमें नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। फिलहाल यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति लापता या फंसा तो नहीं है।
प्रशासन लगातार ग्रामीणों के संपर्क में है और स्थिति पर नजर भी रखे हुए है। लोक निर्माण विभाग ने प्रभावित मार्गों को खोलने के लिए जेसीबी तथा अन्य भारी मशीनरी मौके पर उपलब्ध करवाई है। जिन स्थानों पर सड़कें मलबे से भर गई हैं, वहां युद्ध स्तर पर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। यदि मौसम ने साथ दिया तो बंद पड़े संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास भी किया जाएगा। बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग की टीमें भी संभावित नुकसान का निरीक्षण कर रही है, ताकि यदि कहीं बिजली या पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई हो तो उसे शीघ्र बहाल किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि बादल फटने के बाद पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने तक का समय नहीं मिला। कई परिवारों ने ऊंचे स्थानों पर भागकर अपनी जान बचाई। महिलाओं और बच्चों में भी डर का माहौल बना हुआ है। कई लोग पूरी रात जागकर स्थिति पर नजर रखने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण उन्हें ऐसी घटना दोबारा होने की आशंका जता रही है। ओ यार भाई पानी बढ़ गया बड़ा भाई, रोड में चल पड़े। दूसरी बार आया भाई, 2 फट गए बोले पीछे, ये दूसरी स्टेज का पानी पहुंचा भाई। अब चल पड़ा आपके रोड में पानी भाई, दूसरी स्टेज वाला पहुंच। जिला शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हरिकृष्ण हेमराल ने भाजपा और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है, उसे दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले आत्म मंथन करना चाहिए। उन्होंने भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज द्वारा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार पर की गई कथित टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। हरिकृष्ण हेमराल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को अपनी राजनीतिक मर्यादा का पालन करना चाहिए और प्रदेश के सम्मानित नेताओं तथा उनके परिवारों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश की सेवा की और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे नेता और उनके परिवार पर की जाने वाली किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन हिमाचल की संस्कृति, परंपराओं और जनता से जुड़ा हुआ है। हरिकृष्ण हेमराल ने भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक कद और जिम्मेदारी के अनुरूप बयान देने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी वरिष्ठ नेता या उनके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना लोकतांत्रिक राजनीति की स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथ्यों के आधार पर अपनी बातें रखते हैं और भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को लेकर विक्रमादित्य सिंह द्वारा की गई टिप्पणी तथ्यों पर आधारित है। हरिकृष्ण हेमराल ने कहा कि भाजपा नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अतीत को भी याद करना चाहिए। देखिए, ये सब जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है, क्योंकि एक के बाद एक जो है ये चुनाव हार रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब हमारी सरकार नहीं थी, हम विपक्ष में थे, तो बिंदल साहब उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष थे इनकी भाजपा के, और भाजपा की सरकार थी, उसमें जयराम जी जो है मुख्यमंत्री थे। तो आपदा में अफसर किसे कहते हैं, इन्होंने भली भांति जो है पूरे प्रदेशवासियों को बताया। पीपीई घोटाला, मेडिकल इक्विपमेंट जो है खरीदने में इन्होंने घोटाला किया। पूरा देश जो है जूझ रहा था, पूरा प्रदेश जो जूझ रहा था वो कोविड की महामारी से जूझ रहा था, और हम सब जो है मिलजुल के, कई उसमें सामाजिक संस्थाएं थी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो है, किस प्रकार से हमने लोगों की मदद उस समय की। हॉस्पिटल्स को हमने जो है बहुत बड़ी दान राशि दी, इक्विपमेंट्स दी, और ये लोग जो है उस समय घोटाला कर रहे थे। और वो प्रूव तब हुआ जब उन्हीं के ही सरकार में इनके प्रदेश अध्यक्ष को जो है इस्तीफा देना पड़ा। अब जो है बहुत बड़ा जो इन्होंने आंदोलन चलाया 1984 से, जब इनकी सिर्फ मात्र 2 सीटें थी लोकसभा में, राम जन्मभूमि को लेकर, मंदिर को लेकर, और चंदा इकट्ठा किया लोगों से। उस जमाने में भी जो है पूरा जो चंदा था, पूरा जो उन्होंने कवायद की थी, सिर्फ इलेक्शन बेनिफिट पॉइंट ऑफ से दी थी, हिंदू ध्रुवीकरण करके, जातीय ध्रुवीकरण करके, और ये सत्ता में आए 2014 में। तब तक जो है चंदा चोरी की, और लगभग उस समय भी 1500 करोड़ रुपए का चंदा चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा है। और वो सारा जो इनका जो चंदा गया है वो इनके इलेक्शन फंडिंग में गया है।
आज जो 10-12 साल हो गए इनको राज करते हुए, और अब इन्होंने आनंद फानन में जो है यहाँ, हालांकि जो मंदिर निर्माण का जो कार्य था वो मंदिर कमेटी ने किया, उसमें सभी लोगों का और हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का जो है आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, सभी लोगों का योगदान था। हम सब ने भी आपने देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, हमारे मंत्रियों की स्टेटमेंट देखी होगी, और राजा वीरभद्र सिंह जी और उनका परिवार तो स्वयं जो है इतना धार्मिक और इतना शालीन परिवार है। हिमाचल प्रदेश में धर्म के नाम पे धर्मांतर जो कानून लाए पूरे हिंदुस्तान में, हमें गौरव होता है कि हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में लाया गया। तो इसलिए बिंदल साहब जो है हिंदू का सर्टिफिकेट अगर देते हैं तो ऑब्वियसली इस चीज का कोई औचित्य नहीं है। कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, कौन जो है सिर्फ इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या राजनीतिक तौर पे जो है हमारे आराध्य रामचंद्र जी का नाम का इस्तेमाल करता है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, लोगों के समक्ष है। तो ऐसे में जो है बिंदल साहब को क्या अधिकार है ये स्टेटमेंट देने का कि हम असली हिंदू है? क्या उन्होंने जो है हिंदुओं के लिए किया? यही है ना, भ्रष्टाचार किया, पीपीटी घोटाला जो है स्पेशल उनका नाम आया, उनके परिवार का नाम आया। और इसके अतिरिक्त जो आज शर्मनाक हरकत जो है वहाँ पर राम जन्मभूमि अयोध्या में हुई, राम मंदिर का जो चंदा दिया गया और जो आज चढ़ावा है, चंदा तो उन्होंने तभी कर लिया था जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन चढ़ावे को भी जो है इन्होंने नहीं छोड़ा। जो कई लोगों ने जो है, जैसे रामायण थी, सोने से निर्मित 5 करोड़ की उसकी कीमत थी, एक हीरे का हाथ 13 करोड़ का, वो नहीं मिल रहा है। चांदी के बर्तन है, मुकुट है, सोने के कई आभूषण है, और जो रेगुलर ये रिपोर्ट आई है, इन्हीं की सरकार है यूपी में भी, और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। इसके होते हुए जो ये सारा भ्रष्टाचार सामने आया है, तो इससे तो साफ लगता है कि ये जितने भी इनका ड्रामा है वो सिर्फ वोट के लिए, पैसा चोरी के लिए, ये वोट चोरी भी करते हैं, ये नोट चोरी भी करते हैं, और ये हर तरह की चोरी चकोरी से ही जो है सत्ता हथियाना चाहते हैं। और जब इन्हें नहीं मिलती है तो बौखलाहट में जो है ये अनाप शनाप बयान देते हैं। अच्छी बात है, आप पक्ष में है, आप अभी प्रदेश अध्यक्ष है, ये आपका दायित्व है, लेकिन हम हार कहाँ रहे? हम तो जो स्पष्ट बहुमत से 40 विधानसभा सीटें हमने जीती। उसके बाद आपने जो है वोट चोरी का घोटाला किया। हमारे जो विधायक थे और चुने हुए हमारे नुमाइंदे थे, 3 जो इंडिपेंडेंट थे, उनको भी बरगलाया, खरीदा, लेकिन बात नहीं बनी। फिर भी जनता का विश्वास हमारे ऊपर आया, हम 40 के 40 स्टैंड रहे। इसके बाद जो है अभी पंचायती राज चुनाव में हम एक के बाद एक पटनी दे रहे हैं। कई जगह हमने बीडीसी बना दी हुई है, कई जगह हमने नगर परिषद, नगर पंचायतें बनाई हुई है। तो बौखलाहट तो आप लोगों के अंदर है ना, तभी आप इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। हिंदू हिंदू करके जो है आप हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को ही खतरे में डाल के सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और अगर हमारे मंत्री, अगर हमारे मुख्यमंत्री शालीनता के साथ यदि कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको भी हक है उसका आलोचना करने का, लेकिन मर्यादा में रह के आपको ये बयानबाजी करनी चाहिए।